अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है रिबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकॉनमी द पोस्ट वार एरा। पार्ट सेकंड है ये, पोस्ट वार एरा पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में। उसमें एक तरफ एक्सिस पावर्स थे और दूसरी तरफ एलाइज पावर्स थे। उस वार का क्या इम्पैक्ट रहा था, ये सारी चीज़ें हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़े थे। अब थोड़ा हम रिकॉल करते हैं किस चीज़ का, कि हमारी हेडिंग क्या बता रही है। पोस्ट वार एरा पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा। पोस्ट वार एरा मतलब क्या है, देखिए 19th सेंचुरी में हमने पढ़ा धीरे धीरे कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज होती जा रही थी। उस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में हमने क्या देखा, नए कंटिनेंट्स नए कंट्रीज पे फोकस किया जाता था और यूएस एक मेजर पावर की तरह इमर्ज हो गया था। फिर हमने 20th सेंचुरी के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे हमने पढ़ा वर्ल्ड वार होता था, वहाँ पे वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म होता, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था यूरोप पर और इसके आसपास कंटिनेंट्स पर। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में एक नया मेजर पावर जो इमर्ज हुआ था वो कौन था, वो यूएस था। तो यूएस एक डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा था वर्ल्ड इकॉनमी में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ये सारी चीज़ें हमने पढ़े थे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में रिसेशन आता था, लेकिन उससे पहले यूएस की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी थी। तो 1920s में या 1920 से ऑनवर्ड्स हम देखते हैं ग्रेट डिप्रेशन आ गया था 1935 तक, ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर क्या हुआ था 1935 के बाद में हम देखते हैं कि थोड़ा सुधार आ जाता था। फिर एक और वार हुआ था, वो कौन सा वार था, वो सेकंड वर्ल्ड वार था जो कि 1939 में स्टार्ट हुआ एंड अप टू 1945। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि पोस्ट वार रिकवरी या वर्ल्ड वार फर्स्ट से लेकर वर्ल्ड वार सेकंड तक हमने ये डिस्क्रिप्शन बताया था पहले वीडियो में भी। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद को पोस्ट वार एरा कहा गया है। तो दोनों वार जो है वो ख़त्म हुई थी। दोनों वार्स के बाद में क्या सिचुएशन रही थी, ठीक है, कि रिबिल्डिंग वर्ल्ड इकॉनमी, गोया कि दोनों वार्स के बाद में इकॉनमी कैसे रिबिल्ड हुई थी, इकॉनमी कैसे रिबिल्ड हुई थी। तो इकॉनमी पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम देख लेते हैं कि दोनों वार ख़त्म होने के बाद में वर्ल्ड की क्या सिचुएशन थी, ठीक है। तो इसके बाद मैंने लिखा पोस्ट वार एरा पार्ट सेकंड है। यहाँ पे मैंने लिखा टू क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस शेपर्ड पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे क्या आ गए, पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन, मतलब दोनों वार के ख़त्म होने के बाद में तो कौन कौन सी दो क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस थे, कौन कौन सी दो क्रूशियल इन्फ्लुएंस, वो था यूएस और सोवियत यूनियन। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि after the end of Second World War, the political scenario of the world was totally changed. Now the world is bipolar world. Before Second World War, before 1945, it was unipolar world, and after 1945, it becomes the bipolar world. And world politics जो था, it was totally changed. अब Second World War के बाद में वर्ल्ड जो था ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। एक ब्लॉक बन गया यूएस और दूसरा ब्लॉक बन गया सोवियत यूनियन। तो ये बाइपोलर वर्ल्ड बन गया। बाइपोलर का मतलब क्या है, गोया कि अब दो ब्लॉक्स बन गए, दो टीम्स बन गए, एक टीम यूएस और एक सोवियत यूनियन। एक ब्लॉक यूएस और सोवियत, दूसरा ब्लॉक सोवियत यूनियन। या एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक बन गया और दूसरा कम्युनिस्ट ब्लॉक बन गया। अब दूसरा जो है उसके चलते क्या हो गया था कि इन दो ब्लॉक्स के जरिए से, यूएस और सोवियत यूनियन के जरिए से, हम देखते हैं कि वर्ल्ड की जो इकॉनमी थी या वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स थी उसको उन्होंने शेप दी थी यूएस और सोवियत यूनियन ने।
तो इसके चलते क्या हुआ, यूएस और सोवियत यूनियन बोथ द ब्लॉक्स कैरी ऑन देयर आइडियोलॉजीज। कैपिटलिस्ट ब्लॉक जो यूएस था कैरी ऑन कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज, एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक जो सोवियत यूनियन था जिसको हम यूएसएसआर कहते भी हैं, तो दे कैरी ऑन देयर सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज। तो बोथ ब्लॉक्स कैरी ऑन देयर आइडियोलॉजीज। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा था टू क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस। अब ये दो क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस क्या थे, ये दो क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस क्या थे, तो कौन थे, इनको क्रूशियल इन्फ्लुएंस क्यों कहा गया था, क्योंकि उस समय में जो भी वर्ल्ड में हो रहा था, उस समय में जो भी वर्ल्ड में हो रहा था वो सारी चीजें कहीं न कहीं हम देखते हैं यूएस के द्वारा की जाती थी या सोवियत यूनियन के द्वारा इन्फ्लुएंस की जाती थी। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि दो एजेंट्स हैं, दो टीम्स हैं, दो टीम्स के प्लेयर्स हैं, इनके की प्लेयर्स कौन थे, यूएस और सोवियत। तो ये सारी चीजें, ये दोनों ब्लॉक्स उस समय तमाम चीजों को कमांड दे रहे थे। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि वार के बाद में अलाइज पावर्स जीते हैं। जो अलाइज पावर्स मैंने यहाँ पे लिखा था उसमें सोवियत यूनियन भी था और यूएस भी था। तो ठीक है, अब अलाइज पावर्स ने जंग जीता था। ये दोनों ब्लॉक उस समय एक ही साइड में थे, अलाइज पावर्स में थे, यूएस भी और सोवियत यूनियन भी। अब ये एक टीम से निकले और इसके अलग अलग दो टीम्स उन्होंने बनाए थे। लेकिन जंग जीतने के बाद में चीजें जो है वो बदल गई। कैसे बदल गई, यूएस और सोवियत यूनियन अब जो है ये अलग अलग आइडियोलॉजीज कैरी कर रहे थे। मैंने 9th में आपको पढ़ाया था सोशलिज्म के बारे में, सोशलिज्म जो चैप्टर था। लेकिन उस वक्त मैंने आपको पहले बताया था कैपिटलिज्म क्या होता है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज क्या होती है। अब जो यूएस है, यूएस जो है ये कैपिटलिस्ट कंट्री थी, यूएस कैपिटलिस्ट कंट्री थी। मतलब क्या है कि जहाँ पे लोग और गवर्नमेंट की ये सोच होती है कि जिसमें जितना पोटेंशियल होता है वो कमा सकता है, उसको कोई रुकावट नहीं कर सकता, गोया कि गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करते हैं। तो दूसरा हम देखते हैं सोवियत यूनियन, यूएसएसआर जो सोशलिस्ट ब्लॉक था, जो सोशलिस्ट कंट्री है, इसमें क्या होता है, सोशलिस्ट कंट्री में आपको गवर्नमेंट इंटरवेन करते हैं, गवर्नमेंट इंटरफेयर इसमें करते हैं। गवर्नमेंट लोगों के बीच में रिसोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं इकोनॉमी पे। तो दो ब्लॉक्स अब जो थे दे कैरी देयर आइडियोलॉजीज। तो यही बेसिक इनकी डिफरेंस थी, जिसके चलते चलते जो यूएसएसआर, सोवियत यूनियन और यूएस जो है ये अलग हो गए थे। तो एक ग्रुप जो है उसको यूएस लीड कर रहा था, यूएस एक ग्रुप लीड कर रहा था और दूसरा ग्रुप जो है उसको सोवियत यूनियन लीड करता था। तो उस तरह से हम देखते हैं कि दो पावर्स आ गए। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद यहाँ तो ये एक ही साइड में थे, सोवियत यूनियन यूएस एक ही साइड में अलाइज पावर्स में थे। लेकिन वॉर खत्म होने के बाद ये अलग अलग हो गए, यूएस अलग हो गया, सोवियत यूनियन अलग हो गया था। तो इसके साथ ही हम देखते हैं अब ये दो पावर्स इमर्ज हो गए, यूएस एक पावर, सोवियत यूनियन तो दूसरा पावर इमर्ज हो गए थे। तो इसके चलते क्या हो गया, अगर एक ही मेजर पावर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, सब उसे डरते थे, सभी इसके अंडर होते थे। अब एक भी नहीं होता, अगर एक भी नहीं होता तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सब उस वक्त जानते, फिर सब अपने घर में राजा होते। लेकिन जब दूसरा पावर इमर्ज हो गया, दूसरा पावर आया, तो फिर क्या हुआ, एक दूसरे के बीच में अब क्या है, कंपटीशन लग गया। यूएस कंपटीशन कर रहा था सोवियत के साथ, सोवियत जो है सोवियत यूनियन ये कंपटीशन कर रहा था यूएस के साथ, ये काउंटर कर रहा था सोवियत यूनियन को, सोवियत यूनियन काउंटर कर रहा था यूएस को। तो इस वक्त तो उस समय हम देखते हैं कि कंपटीशन चला था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएस जो है, यूएस एमर्ज एज ए डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर। तो उसके बाद हम देखते हैं यूएस जो है ये एमर्ज हुआ था, डोमिनेंट रहा था किस पर, अब इसी का दबदबा चल रहा था इकोनॉमी पर भी, पॉलिटिकल सिस्टम में भी और मिलिट्री पावर के लिहाज से हम देखते हैं। तो ये कैसे हुआ, डोमिनेंस ये कैसे हुआ, तो पहले हम देखते हैं इकोनॉमिकली ये इकोनॉमिक्स पर ये डोमिनेट रह गया। क्यों, क्योंकि इसके पास उस समय बहुत पैसे थे। तो पॉलिटिक्स जो कि हमने लास्ट टॉपिक्स में भी पढ़ा था उसमें पोटेंशियल था, तो पॉलिटिकल फील्ड में ये कैसे डोमिनेंट रहा था। तो उस सेंस में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी थी वहाँ पे, तो उस समय
डेमोक्रेसी की डिमांड की जा रही थी, यूएस ने उसी फ्लैग को आगे ले जा रहा था। कहा कि सब जगह पे, सब कंट्रीज में क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, तब जाके ये डोमिनेंट रह गया पॉलिटिकल सिस्टम पर भी। तो उसके बाद हम देखते हैं मिलिट्री पावर पर भी इसी का डोमिनेंस रहा था। वो कैसे रहा था, जो कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि यूएस ने न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए थे सेकेंड वर्ल्ड वार में। 6 अगस्त और 9 अगस्त को उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया था बाय ड्रॉपिंग 2 एटम बॉम्ब्स, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, जिसको हम निकनेम्स कहते हैं। तो वो 2 बॉम्ब्स गिरा दिए, तो उससे उस समय पूरा वर्ल्ड जो है वो यूएस से डरने लगा। कहा कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये कभी भी, किसी भी समय, किसी भी वक्त, किसी भी कंट्री पर अटैक कर सकते थे। तो ये भी एक कारण था, जो मैं एटम बम की यहाँ पे थोड़ा जिक्र की मैंने, ये भी एक कारण था कोल्ड वार का, ये भी एक काज था कोल्ड वार का। तो उस समय हम देखते हैं कि यूएस जो है ये पावरफुल देखने को मिलता था। तो जब ये पावरफुल देखने को मिलता था, तो उस वक्त ये क्या कर रहा था, तो बाद में हम देखते हैं कि ये लीड कर रहा था वेस्टर्न वर्ल्ड को। अब ये यूएस जो था ये लीड कर रहा था वेस्टर्न वर्ल्ड को। जब पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड था, या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थे, वो अब इनको कौन लीड कर रहा था, इनको यूएस लीड कर रहा था। किस तरह से, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो उन्होंने दी थी, जो कि इनकी जो बेसिक आइडिया थी वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी। तो उस वक्त वर्ल्ड की सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो मैन पावर नजर आता था यूएस उस वक्त। या अगर आज देखा जाएगा तो वर्ल्ड ऑर्डर आज चेंज होता जा रहा है। कोविड-19 के प्रोसेस अंडर में हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर जो था ये चेंज होता जा रहा था। अब चाइना क्लेम कर रहा है कि मैं सुपर पावर हूँ। तो यहाँ पे हम अगर हम देखेंगे तो उस वक्त यूएस जो है ये काउंटर करते हैं। तो ये इसके साथ बहुत सारी कंट्रीज भी थी जो कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। तो बाकी कंट्रीज जो थी जो उसको काउंटर कर रहे थे उस वक्त भी, उसमें उस वक्त रशिया भी था, चाइना भी था। तो इस सेंस में हम क्या कहते हैं कि आज जो पावर हैं, आज का जो पावर है ये मल्टीपोलर पावर है, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो 1945 के बाद बाइपोलर वर्ल्ड बन गया। हम आज देखते हैं कि बाइपोलर वर्ल्ड के साथ ही अब जो है वर्ल्ड जो है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। जिस तरह हमने देखा है कि आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में, डेविड ईस्टर्न प्लान जो है, या यूनिपोलर वर्ल्ड था, बाद में बाइपोलर वर्ल्ड बन गया, और बाइपोलर वर्ल्ड के बाद हम देखते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया था। डेविड ईस्टर्न का जो मॉडल था, या मार्टिन कैपलान ने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच दी थी। तो उस समय हम देखते हैं, तो उस समय पे हम अगर बात करेंगे उस समय की, जब बाइपोलर वर्ल्ड था तो उस वक्त एक यूएस था और दूसरा जो है वो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर था। तो प्रेजेंट डे जो सोवियत यूनियन है ये प्रेजेंट डे रशिया है, और इसके पास आसपास जो कंट्रीज जो मिलकर उन्होंने एक यूनियन बनाई थी, एक ग्रुप बनाया था। लेकिन ये सोवियत यूनियन फाइनली डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 में, 31 दिसंबर 1991 में ये डिसइंटीग्रेट हो गया था। उस वक्त यूएसएसआर का जो प्रेसिडेंट था वो माइकल गार्बेचो था, उसके द्वारा यूएसएसआर जो है ये डिसइंटीग्रेट हुआ था। तो अब हम देखिए हैं कि सोवियत यूनियन जब था ये भी बहुत बड़ा यूनियन था, इनकी एक अलग आइडियोलॉजी थी जो उस समय मेजर पावर यूएस के साथ या यूएस को काउंटर करता था, तो उससे चेक करता था। उसके बाद हम देखते हैं अब सोवियत यूनियन मेड ह्यूज सैक्रिफाइस टू डिफीट नाजी जर्मनी। तो जिस वक्त वॉर चल रहा था, तो ये अगर यूएसएसआर था तो ये नाजी जर्मनी थी। गोया कि ये फ्रंट पे लड़ रहे थे, किन के खिलाफ, ये जर्मनी के खिलाफ फ्रंट पे लड़ रहे थे। उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस दी, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस की किसको डिफीट करने में, नाजी जर्मनी को डिफीट करने में। तो उसके चलते उसकी रेस्पेक्ट की जाती थी, यूएसएसआर सोवियत यूनियन की रेस्पेक्ट की जाती थी, क्योंकि उसने ईस्टर्न यूरोप को बचाया था हिटलर से।
तो उस समय ये बाद में उसको इस चीज़ की वजह से रेस्पेक्ट करते थे। अब हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन जो है ये भी इमर्ज हुआ था वर्ल्ड पावर। तो सोवियत यूनियन emerged world power during period when whole capitalist world was trapped in the Great Depression। जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में स्टार्ट हुआ था, उसका हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड पर इसका जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ा था ग्रेट डिप्रेशन पर, लेकिन यूएसएसआर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था क्योंकि उन्होंने सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज पहले से ही इम्प्लीमेंट वहाँ पे करवाई थी, जो कि लेनिन ने वहाँ पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करवाया था, कम्युनिस्ट कंट्री वो बनाई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में क्या होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि जिसमें जितना पोटेंशियल होता है वो इतना कमा सकते हैं। तो इसके चलते मास प्रोडक्शन और मास कंजप्शन के कंसेप्ट भी आ गए थे, वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज में आ गए थे, यूएस में आए थे। तो इनका आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग था, किन से, सोवियत यूनियन से, कम्युनिस्ट यूएसएसआर से। तो वो क्या करते थे, वो रिसोर्स को गवर्नमेंट हाथ देते थे, सोवियत यूनियन रिसोर्स को गवर्नमेंट हाथ देते थे, और फिर जिसको जितनी ज़रूरत होती है वो इतना लेता था। तो उसके चलते जब ग्रेट डिप्रेशन वाला टाइम पीरियड आ गया तो सोवियत यूनियन पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं जब सोवियत या ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था 1935 तक, तो उस समय जो सोवियत यूनियन था उसकी इकॉनमी जो थी वो ग्रोथ कर रही थी, तो उसके चलते वो वर्ल्ड पावर की तरफ चल पड़ा था। तो ये काउंटर कर रहा था यूएस को, सोवियत यूनियन काउंटर कर रहा था यूएस को और यूएस काउंटर कर रहा था सोवियत यूनियन को। तो उस सेंस में मैंने कहा था कि ये दो क्रूशल इन्फ्लुएंसेस थे जिन्होंने पोस्ट वॉर रिकवरी या वर्ल्ड इकोनॉमी या वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शेप दी थी। वर्ल्ड इकोनॉमी को उन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट की थी। अब इकोनॉमी को अलग अलग कंट्रीज में उन्होंने किस तरह से रिकन्स्ट्रक्ट की थी वो वहाँ पे हम देखते हैं, जहाँ पे रिकन्स्ट्रक्ट होते हैं या रिबिल्डिंग होते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी की, तो उसमें हम देखते हैं वहाँ पे किसी न किसी इम्पोर्टेंट रोल रहा था या यूएस का और या सोवियत यूनियन का। तो ये था पोस्ट वार एरा सेकंड जो कि हम अभी पढ़ रहे थे। तो इसके साथ ही ये टॉपिक जो है ये ख़त्म हुआ था, रिबिल्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमी पोस्ट वार एरा पार्ट फर्स्ट भी हमने पढ़ा और पार्ट सेकंड भी। ये ब्रॉड हेडिंग थी एक्चुअली टॉपिक्स की। इसमें जो सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो है पोस्ट वार सेटलमेंट और ब्रिटेन वुड सिस्टम। इसमें हमें डिकॉलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस पढ़ने हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक्स हैं या ब्रॉड हेडिंग जो हैं ये काफ़ी डील कर रहा था कि इसके साथ पॉलिटिकल साइंस के साथ, जो कि 12th में जो सिलेबस हैं कोल्ड वार एरा से आगे या यूनिपोलर वर्ल्ड, बाईपोलर वर्ल्ड, ये सब उसी में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था +2 में। अब यहाँ पे भी हमें पढ़ना है थोड़ा बेसिक 10th में भी उसको थोड़े जो हेडिंग है वो बयान करनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है पोस्ट वार सेटलमेंट एंड ब्रिटेन वुड सिस्टम। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।